नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 2024 नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 2024 के चुनाव का एजेंडा फिक्स हो गया है। 24 में दोनों तरफ से जो लड़ाई होगी वो मंडल बनाम कमंडल की होगी और इस बार कमंडल के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी होने वाली हैं और इतनी बड़ी होने वाली हैं कि उनका तोड़ निकाल पाना मोदी जी के लिए भी मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आने वाले समय में कुछ ना कुछ तो रास्ता बीजेपी निकालेगी, लेकिन क्या निकालेगी ये अभी से तय करना मुश्किल है। बहरहाल एक बेहद विचित्र स्थिति में आज बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने जाति जनगणना के आर्थिक आंकड़े पेश कर दिए। अभी तक तो ये पता था किस जाति के कितने लोग हैं, किस जाति के कितने लोग हैं, लेकिन माली हालत किस जाति के लोगों की कैसी है ये इससे पता चला है। तो आज समझेंगे कि नीतीश ने इसके साथ एक और ऐलान भी कर दिया है कि 75% वो रिजर्वेशन को कर देंगे। 65% रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन अगड़ों में गरीबों का, तो 75% रिजर्वेशन वो कर देंगे। तो क्या इस 75% रिजर्वेशन के ऐलान से क्या फर्क पड़ने वाला है, राजनीति पे क्या फर्क पड़ेगा, समाज पे क्या फर्क पड़ेगा और क्या सचमुच इस देश के वंचित तबके के लोग इसके बाद न्याय पा सकेंगे? कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। तो पहले उन आंकड़ों को समझ लेते हैं जो हमारे सामने आए हैं और जो नीतीश कुमार की जो रिपोर्ट आई है उसमें आंकड़े पेश किए गए हैं। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया में अब ये पैतरे शुरू हो गए हैं, अलग अलग जगह लेख लिखे जा रहे हैं कि आंकड़े इन्फ्लेटेड हैं वगैरह वगैरह। जब तक अमित शाह ने नहीं कहा था सबको आंकड़े एकदम सही लग रहे थे, अब सबको लग रहा है कि आंकड़े हेरफेर किया गया है, इसमें मैनिपुलेटेड है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग दफ्तरों में पत्रकारों को ये काम असाइन किया जा रहा है कि इसको लेकर कुछ लेख लिखिए। तो आपको आने वाले समय में अलग अलग पब्लिकेशन हाउसेस की वेबसाइट पे इस तरह के लेख दिखेंगे जिसमें ये कहा जा रहा होगा कि ये जो आंकड़े हैं बढ़ा चढ़ाकर घटाकर बताए गए हैं। बहरहाल ये आंकड़े जो बता रहे हैं उसको आप समझिए और मैं आपको बताऊं कि मेरी जो राय है इस पूरे मामले में, आरक्षण के मामले में, पहले भी उसको जाहिर कर चुका हूं और आज फिर एक बार ये सामने आने जा रही है। सामान्य वर्ग के 25% लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। सामान्य वर्ग के, पिछड़ों के 33%। अगर सामान्य वर्ग के 25% हैं तो पिछड़ों के 33% हैं। अति पिछड़ा वर्ग के भी 33% है। अभी तक ये बताया जा रहा था कि अति पिछड़ा वर्ग जो है उसकी स्थिति तो बहुत खराब है, लेकिन ये जो आंकड़ा सामने दिखाई दे रहा है ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आप सोचिए कि पिछड़े वर्ग के 33.16% और अति पिछड़ा वर्ग के 33.58% लोग गरीबी की रेखा के नीचे, यानी दोनों के करीब करीब समान मात्रा में लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। तो क्यों दो कैटेगरी बनाई है? इसको पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की जगह सीधे सीधे एक पिछड़ा वर्ग भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये मुहावरा आया था इस बात से कि एक देश में बीजेपी ने खेल खेला था पिछड़ों को बांटने का। उस खेल में ये एक माहौल पैदा किया गया कि कुछ जातियां ही पिछड़ों की और वो राज कर रही हैं। और जैसे कि थानेदार भी आपको मिल रहा है, यादव मिल रहा है, ये भी यादव, वो भी यादव, फला भी यादव। तो क्या यादव ही यादव पिछड़ों के नाम पे हैं क्या इस देश में? तो अब जो आंकड़े हैं उसमें पता चल रहा है तो यादव पिछड़ों में सबसे ज्यादा हैं, इसलिए वो दिखते भी ज्यादा हैं और नौकरियों का, आरक्षण का लाभ भी उनको ज्यादा मिल रहा है। खैर, इसके साथ साथ अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की हालत बहुत खराब है। 42.93 यानी करीब 43% लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा के नीचे अनुसूचित जातियों के जीवन यापन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर जाति में जाएं आप तो भूमिहारों की स्थिति बड़ी अच्छी है।
मतलब आप समझिए कि अगले अगर 25.09% हैं गरीबी की रेखा के नीचे, तो भूमिहार उनसे सिर्फ 2% ज़्यादा गरीबी की रेखा के नीचे हैं, यानी 27.58%। और एक तरह से देखा जाए तो ये यादव हैं, भूमिहार अगड़ों में आते हैं, यादव पिछड़ों में आते हैं। तो यादव हैं वो 35.87% यादव गरीबी की रेखा के नीचे हैं, और भूमिहार 27% गरीबी की रेखा के नीचे हैं। यानी भूमिहारों की स्थिति जाहिर बात है उनसे अच्छी है, लेकिन अगर आप कुर्मियों की स्थिति भी यादवों से बहुत बेहतर है, क्योंकि कुर्मी केवल 29.90% गरीबी की रेखा के नीचे हैं। अब अगर कुर्मी और यादव की आप तुलना करें तो एक जनरल परसेप्शन है कि यादव अकड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कुर्मियों के 29% लोग, 29.9% लोग जो है वो गरीबी की रेखा के नीचे, जबकि यादवों के 35.87%। यानी यादव कुर्मियों के मुकाबले कहीं अधिक पिछड़े हुए हैं। इसके साथ साथ कुशवाहा 34.32% और मल्लाह 32.99% लोग गरीबी की रेखा के नीचे। ये आंकड़ा आपको ये बताता है कि कौन कितना पिछड़ा है। तो नीतीश ने ये 75% आरक्षण की बात कही है, 65% प्लस 10% गरीबों का, इससे मतलब ईडब्ल्यूएस वाला 75% हो गया आंकड़ा। तो जो बदलाव आ रहा है, इस बदलाव में जैसे आपने देखी दशा, प्रपोजल थोड़ा बेहतर भी लगता है, क्योंकि फिलहाल शेड्यूल कास्ट को 16% आरक्षण मिल रहा है, वो अब नीतीश के प्रस्ताव के हिसाब से 20% हो जाएगा। एसटी को, शेड्यूल ट्राइब को बढ़ाकर 2% कर दिया जाएगा। अभी उनको 1% आरक्षण मिलता है बिहार में, लेकिन ये पूरे देश के लिए एक संदेश है। इसी तरह एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास जो है, अति पिछड़ा वर्ग है, उसको भी 43% आरक्षण दे दिया जाएगा। ओबीसी और वो दोनों मिला के एक कैटेगरी ओबीसी कर दी। अब ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि अनुसूचित जनजाति में 42% गरीब परिवार हैं, जबकि अनुसूचित जाति में 42.9% गरीब परिवार हैं। यानी गरीबी में दोनों की स्थिति एक जैसी है, लेकिन जनजातियों को रिजर्वेशन अभी भी कम मिल रहा है, हालांकि जनसंख्या का अनुपात भी उनका देखने वाला है। तो ये डिटेल में जाएंगे तो और भी बहुत सारी डिटेल आपको मिलेंगी, उन डिटेल को भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। अब गरीबी की रेखा के आंकड़े आपने देख लिए तो उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि किस में ज़्यादा गरीब हैं। अब अगर आप एजुकेशन, किस क्लास में, किस जाति में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, तो बिहार में 22.67% आबादी जो है उसने कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा हासिल की है। 14, अगर हम सीधे सीधे जाएं तो पूरे बिहार में, अभी बहुत ब्रेकअप में जाने कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ 7% लोग ग्रेजुएट हैं। बिहार की ये वस्तुस्थिति आपके सामने है। उस राज्य में केवल 7% लोग जो हैं उन्होंने बीए पास किया या ग्रेजुएशन किया है। अगर आप निकालेंगे तो पता चलेगा वो 7 के 7% बिहार छोड़कर कहीं और काम धंधे में लगे हुए हैं। एक और रोचक आंकड़ा है कि किसके कितने लोग सरकारी नौकरियों में हैं। तो भूमिहार केवल 4.9% सरकारी नौकरी में है, कायस्थ 6.68% सरकारी नौकरियों में है, ब्राह्मण 3.6% सरकारी नौकरियों में है। यानी ब्राह्मण जो सर्वोच्च जाति मानी जाती है भारतीय, जो हिंदुओं की का जो कास्ट सिस्टम है उसके हिसाब से, उसमें सरकारी नौकरियां सिर्फ 3.6% लोगों के पास ही हैं, जबकि भूमिहारों के पास 4.9 है, राजपूत के पास 3.81 है। यानी ब्राह्मणों से ज़्यादा स्थिति राजपूतों और भूमिहारों की है बिहार में। इसके अलावा कायस्थों की तो सभी से अच्छी है, 3.81%, यानी इनसे भी नीचे चौथे नंबर पे आ गए। तो बाकी शेख, पठान और सैयद जो हैं ये एक अलग आंकड़ा हो गया, लेकिन इसमें भी देखा जाए तो सरकारी नौकरी में बहुत कम लोग हैं। सबसे ज़्यादा सैयद सरकारी नौकरी में है, वो भी केवल 2.42% हैं, पठान 1.07% हैं और शेख 0.7% हैं। तो इससे आप ऐसे मुस्लिमों का अगर आप हालात देखें, भारत में मुसलमानों की स्थिति का पता चलता है कि मुसलमानों के अगड़े जो हैं वो कुल मिला के 3% भी नौकरियों में नहीं हैं। अगर आबादी के अनुपात में देखें तो पूरा सीन बदल जाता है। इसी तरह से पिछड़े वर्ग में भी जो यादव हैं वो 1.55% ही सरकारी नौकरियों में है, जबकि एक परसेप्शन ये बना हुआ है
कि हर तरफ यादव ही यादव छाए हुए हैं पिछड़ों में। इसके अलावा कुशवाहा 2.04% है, सरकारी नौकरी में है, यानी करीब 25% ज़्यादा। इसके अलावा कुर्मी 3.11% सरकारी नौकरी में है। आप सोचिए 3.11 कुर्मी हैं और 1.5 यादव हैं सरकारी नौकरी में। बनिया 1.96% ही हैं। इसके अलावा सुरजापुरी मुस्लिम 0.63%, भाट 4.21% और मलिक मुस्लिम 1.39% हैं। इसी तरह से अत्यंत पिछड़ी जातियों में सबसे ज़्यादा नौकरियों में जो लोग हैं वो हैं आपके 1.44% तेली, मल्लावी 1% भी नहीं है सरकारी नौकरियों में, कानू 1.19%, धानुक 1.19%, नोनिया आधा प्रतिशत 1.58%, चंद्रवंशी 1.45%, नाई 1.38%, बढ़ई 1.07% और हलवाई 1.20%। इससे आप अंदाजा लगाइए कि सरकारी नौकरियों में भी जो प्रेजेंस है उसकी एक पिक्चर हमको दिखाई देती है। अगर आप अनुसूचित जाति में जाएं तो सबसे ज़्यादा धोबी हैं जिनके पास सरकारी नौकरी है। डोम के पास भी सरकारी नौकरी है 1.24% के पास में, धोबियों के पास 3.14% के पास सरकारी नौकरी है, दोशाध में 1.44% के पास, चमार में 1.20%, मुसहर में 0.26%, पासी में 2%। तो ये पूरा आंकड़ा अगर आप देखें तो कौन ज़्यादा पिछड़ा है, कौन ज़्यादा अगड़ा है, इसका एक आपको ओवरव्यू मिलता है। तो सीन क्या है? आपका इतनी देर में ये आंकड़े सुन के सब लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ एक गणित चल रहा होगा। अच्छा, ब्राह्मणों की ये स्थिति है, बनियों की इससे बेहतर है, बनियों की ये स्थिति है, अच्छा उनकी बेहतर है, उनकी खराब है, ये। और इसी में हमारा सिस्टम हमको उलझा देता है। मैं अक्सर कहता हूं भैया कि ये कोई आंकड़ा है जिसमें हर वर्ग के लोग 10-15% से ज्यादा गरीबी की रेखा के नीचे हैं? ये कोई आंकड़ा है कि पूरे बिहार में केवल 7% लोग ग्रेजुएट हैं? ये कोई आंकड़ा है जो ये बताएगा कि भाई फला लोग जो है वो ग्रेजुएशन में 1% है, सरकारी नौकरी में लोग है ही नहीं? तो ये क्या पता चलता है इससे? इससे पता ही चलता है कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी को कम किसी को ज्यादा भले ही मिला हो, लेकिन शिक्षा की स्थिति सबकी खराब है। तो शिक्षा का स्तर कौन बदलेगा? आप मुझे लड़ा दोगे भैया कि मुझे रिजर्वेशन ज़्यादा चाहिए, मुझे कम चाहिए, उनको रिजर्वेशन ज़्यादा चाहिए, उनको कम चाहिए, मैं इसमें मगन भी हो जाऊंगा, नेताओं की राजनीति भी पक्की हो जाएगी। सबको शिक्षा और सबको काम कब मिलेगा? हम लोग 75 साल का लोकतंत्र हो चुके हैं। इस देश के लोगों की जो नौकरियों में हालत है वो आप देख लीजिए, आर्थिक स्थिति है वो आप देख लीजिए, सारी चीज़ों को देख लीजिए। तो इनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिसमें जो कुछ चमक दमक है, टीवी पे जो भी कुछ आता है, फिल्मों में जो कुछ दिखाई देता है, वो दरअसल ये देश है ही नहीं। ये देश वो है जिसको हम और आप किसी भी हालत में स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। कम से कम मिडिल क्लास के लोग। बाहर निकल जाइए, किसी को बोलिए गरीबी, कह रहा भारत में कहाँ गरीबी है साहब, लोगों घर में टीवी लगा हुआ है। आप किसी को पुराने कपड़े देके देखो, वो लेगा नहीं। अरे भाई, वो पुराने कपड़े लेगा, तू अपने शहर से, अपने जैसे आसपास के लोगों से दूर तो निकल के जाओ। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति बता रही है कि इस देश में विकास कुछ भी नहीं हुआ है। मैं बार बार कहता हूं, विकास हुआ है पूंजीपतियों का और सरकार का। सरकार के पास में सेंट्रल विस्टा बन गया है, सरकार में प्रधानमंत्री के वाहन बदल गए हैं, हवाई जहाज बदल गए हैं, मंत्रियों के ऐशो आराम बदल गए हैं, मंत्रियों के बेटे सैकड़ों करोड़ के लेन देन फोन पे करते हुए दिखाई देते हैं, उनके घरों में पैसे भरे जा रहे हैं।
सारे नेता अमीर होते जा रहे हैं और गरीब जनता के बाकी बेसिक हक भी छीनते जा रहे हैं। पकड़ लें तो जमानत भी नहीं हो रही है, अब तो मुकदमा चलाए बगैर मार दिए जा रहे हैं लोग, बुलडोजर घुसा दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी की स्थिति यह है। तो ये कैसा देश बन रहा है, पहले तो ये सोचने का है। और जब तक हम सबको शिक्षा, सबको काम जैसी चीजें, सबको सेहत जैसी चीजों पे हम ध्यान नहीं देंगे, अगर आप जो लोग जिनकी उम्र ठीक ठाक है वो ये बताएं कि 35 साल पहले और आज में शिक्षा की कॉस्ट क्या हो गई है, स्वास्थ्य की कॉस्ट क्या हो गई है, और ये पैसा जा कहां रहा है। जो आप महंगा महंगा इलाज कराते हैं, जिस बीमारी का इलाज पहले 40-50 हज़ार में आराम से हो जाता था, उसके लिए आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख खर्च करते हैं, पैसा जा कहां रहा है। जो डॉक्टर कमीशन खाता है, महंगी दवाएं लिखता है, वो डॉक्टर ऐसा क्यों कर रहा है, और वो किसके पास गए हुए पैसे की रिकवरी करने को मजबूर है, क्योंकि उसकी 1 करोड़ में एमबीबीएस हो रही है या 1 करोड़ में एमडी हो रही है उसकी, तो वो 1 करोड़ रुपए जो उसने शिक्षा पे खर्च किए हैं उसको वसूल करने के लिए वो भी कुछ कर रहा है। वो जिस अस्पताल में काम करता है वो किसी पूंजीपति का वो उससे लूट करा रहा है। वो जो दवा लिखता है वो किसी पूंजीपति की है, वो उसको करप्ट बनाने में लगा हुआ है। तो आप अगर सोचें तो इस देश में जो शिक्षा थी वो छीन ली गई है आपसे, सेहत आपसे छीन ली गई है, आपके लिए अब सेहत दुर्लभ बना दी गई है, शिक्षा दुर्लभ बना दी गई है। जो सरकारी स्कूल में शिक्षा मिलती है उससे आप अब वो जमाना चला गया। आज जो स्थिति है उसमें अब आईएएस आईपीएस कोई बन जाएगा इसकी उम्मीद ना ही करे तो बढ़िया है। बगैर कोचिंग के तो आप बैंक क्लर्क भी बनने की हालत में नहीं है। हर तरफ एक लूट का माहौल बन रहा है, और जो उन लुटेरों के तंत्र का हिस्सा है, जो उन अमीरों के सिस्टम का हिस्सा हैं, उनके पास ही समृद्धि है। जो शहरों में जिनके पास मोटर गाड़ी है वो कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के उस पूरे नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। जिनके पास बड़े बड़े घर हैं वो भी उनके नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, या तो सरकार के नेटवर्क में होंगे, या सरकार के कर्मचारी होंगे, या इनके नेटवर्क में होंगे, इनके कर्मचारी होंगे। आम आदमी की स्थिति क्या है? 7% भी ग्रेजुएट नहीं। आम मुसलमान की स्थिति क्या है? ज्यादातर उनकी पिछड़ी जातियां, 1% भी नौकरियां नहीं उनके पास में। तो ये है एक तस्वीर। इस तस्वीर को आप हिंदू उत्थान के नाम पे क्या एक बेहतर तस्वीर के तौर पे देख सकते हैं? आपको लगता है कि इस देश में ये जो बात हो रही है हिंदूवाद की, उसके जरिए ये पिछड़ापन, ये गरीबी, ये दिक्कतें दूर हो जाएंगी? नहीं होंगी। लेकिन समस्या ये है कि आज अगर 10 रोटियां हैं और खाने वाले 100 हैं, जो देश के संसाधनों की स्थिति है, जो हालात चल रहे हैं, तो भैया खाने वाले 100 हैं, या तो खाने वालों 100 में बराबर बराबर बांट दो। तो बराबर बराबर बांट दो तो सबको भरपूर मिल जाएगा। लेकिन बराबर बराबर बांटा क्या जा रहा है? संसाधन बराबर बराबर नहीं बांटे जा रहे हैं। उन संसाधनों में से, उन रोटियों में से एक टुकड़ा जो फेंक दिया गया है, तुम सब खा लो। 9 रोटी मैं खाऊंगा, 1 रोटी तुम लोग खा लो। उस 1 रोटी में से किसको क्या मिलेगा, ये रिजर्वेशन, उसका झगड़ा है। यानी नौकरियों में मुझे कुछ मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए, उसका बंटवारा है। 1 रोटी भाई साहब मिली है, ये अब आप बताइए, आपका कृषि मंत्री का बेटा 100 करोड़ के आसपास की डील कर रहा है खान माफिया के साथ बैठ के, दिख रहा है वहां पे। ये पता नहीं वो कौन है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। मतलब हम तो यही कहेंगे, हम ये कह भी नहीं सकते उनका बेटा है, लेकिन वो दिख रहा है ना। और आपको एक उसमें से एक टुकड़ा फेंक दिया गया है, लो ये तुम्हारी नौकरियां हैं, इन नौकरियों में से बांट लो। अब वो इतनी आबादी इतनी है तो उसको इतना बड़ा टुकड़ा दे दो, उसकी आबादी इतनी है तो उसको उतना बड़ा टुकड़ा दे दो, उसकी आबादी उतनी है तो उसको उतना बड़ा टुकड़ा दे दो, और आपस में इसी में लड़ मर लो, इसी के बेसिस पे वोट दे दो। नीतीश ने बहुत अच्छा कर दिया करके पिछले वोट दे के आ जाएं, नीतीश ने ये कर दिया अगले वोट दे के आ जाएं, ये कर लो आप। और आपके पास विकल्प ही नहीं है, क्योंकि आपको उस 1 रोटी से बाहर कुछ दिखता ही नहीं ना।
तो जो 9 रोटियां लेके बैठे हुए हैं उस 10 में से लोग, उनमें से हिस्सा बांट दो, अभी सबको रोटी मिल जाएगी। तो दिक्कत यही हो रही है। 2 आदमी 9 रोटी लेके बैठे हुए हैं, बाकी के लोग 1 रोटी में काम चला रहे हैं। तो अब ये सीन है, ये सीन क्या चुनाव में फर्क डालेगा? डेफिनेटली डालेगा। तो अब उसकी चर्चा कर लेते हैं कि चुनाव में क्या फर्क डालेगा, समाज पे क्या फर्क पड़ेगा। ये मैंने आपको बता दिया, सरकारी नौकरी उतनी ही रहनी है, जिनको नहीं मिल रही थी उनको मिल जाएगी, लेकिन उनकी भी जिंदगी बदल जाएगी क्या? 30%, किसी के 25%, किसी के 40% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, क्या वो ऊपर आ जाएंगे? क्या नहीं आएंगे। ये सॉल्यूशन है उनको बराबरी का एहसास देने का, लेकिन बराबरी दे पाएगा इसमें मुझे शक है, क्योंकि उसके लिए और ज्यादा संसाधन चाहिए होंगे। ये नौकरियों के नाम पे जो बट रहा है, ये संसाधन ना के बराबर हैं। इनमें से किसी भी वर्ग को, ना अगले को ना पिछड़े को, उसका हक दिला पाएंगे। अब आते हैं राजनीति पे। नीतीश कुमार ने जितनी भी हिंदूवाद की राजनीति थी, उस राजनीति को ऐसे बांट दिया है अलग अलग टुकड़ों में, क्योंकि उस राजनीति से कुछ नहीं मिल रहा था। वो इमोशन की राजनीति थी, और उसका मुकाबला मैं अक्सर कहता था कि असल मसला होता है रोटी कपड़ा मकान, मसलन आर्थिक मसले। इमोशनल मसले कुछ नहीं होते, आर्थिक मसले होते हैं। भगवान राम का मंदिर बने ना बने, इससे आपके जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। आपके भगवान अच्छी जगह बैठ जाएंगे, ये आपके लिए इमोशनल मसला है। आप उससे खुश हो सकते हैं, आपको अच्छा एहसास हो सकता है कि मेरे भगवान को सुंदर मंदिर मिल गया। वो फर्जी इमेजें बना के शेयर की जा रही हैं, एआई वाली, ऐसा रेलवे स्टेशन होगा, वैसा रेलवे स्टेशन होगा, वो देख के आपको भरमाया जाता है। लेकिन बात आती है प्रैक्टिकलिटी की। आप कितना भी इमोशनल हो लें, जब आपके सामने कोई आदमी आके खड़ा होगा, भैया तनख्वाह बढ़वानी है कि नहीं, इंक्रीमेंट लेना है कि नहीं, तो बड़ा से बड़ा क्रांतिकारी पत्रकार जब आप मीडिया उसमें काम कर रहा होता है तो बॉस की चुपचाप सुन रहा होता है, पंगे नहीं लेता। उसको लगता है यार पंगे लूंगा तो ये मेरा अगली बार इंक्रीमेंट नहीं देगा, तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तो वो अपनी विचारधारा को डब्बे में बंद करके रख देता है, और अपने इमोशन को भी डब्बे में बंद करके रख देता है। आप देख लीजिएगा 24 में जैसे ही मोदी जी दाएं बाएं होते हैं, ये जितने दिख रहे हैं ना क्रांतिकारी एंकर, जो पूरा हिंदू राष्ट्र लाने वाले दिख रहे हैं, ये सब रंग बदल देंगे और या फिर घर बैठ जाएंगे। ये होता है, ये दुनिया ऐसे ही कर रही है। तो इस प्रैक्टिकलिटी वाले लॉजिक पे अगर आप जाएं, तो जीवन में बदलाव की बात अगर कहीं से हो रही है तो नीतीश के फार्मूले से हो रही है। 75% सीटें किसको मिलेंगी? मुझे मिलेंगी, मुझे मिलेंगी, मुझे मिलेंगी। भले ही वो रोटी एक हो, लेकिन रोटी मिलने की उम्मीद सबको है, जिनके लिए वो एक रोटी फेंकी गई है। और वो सब लोग, जब ये कहा जाएगा कि इस रोटी में पहला हक आपका है क्योंकि आपकी आबादी ज्यादा है, तो लोग कहेंगे वाह, मैं तो इसके साथ जाऊंगा, ये आदमी मेरे हक की बात कर रहा है। तो सबको शिक्षा सबको काम देने से दूर भी ये जो फार्मूला आ रहा है, इस फार्मूले से मोदी जी की 2024 की जिंदगी बहुत कठिन होने वाली है। अब मसला यह है कि ये जिंदगी कठिन होगी तो इसका तोड़ क्या निकालेंगे मोदी जी? भाई अमित शाह ने कह दिया कि ये आंकड़े इन्फ्लेट किए गए हैं, यादवों की और मुसलमानों की संख्या बढ़ाकर बता दी गई है। उनका फार्मूला ये कि ये कह के हम थोड़ा सा दलितों को भड़का लेंगे, थोड़ा सा इसको भड़का लेंगे, थोड़ा सा उसको भड़का लेंगे कि देखो ये तो यादव मुसलमानों के साथ में हैं, ये आपको क्या देंगे। लेकिन बता दिया नीतीश ने, तो ये अमित शाह का ये वाला फार्मूला भी फेल हो गया। नीतीश ने बता दिया क्या देंगे, उसने कह दिया कि हम जनजातियों का रिजर्वेशन डबल कर देंगे, उसने कह दिया कि हम अनुसूचित जातियों का भी रिजर्वेशन बढ़ा रहे हैं, उसने कह दिया कि हम ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से जो कमजोर सवर्ण है उनका रिजर्वेशन भी देते रहेंगे, पिछड़ों का रिजर्वेशन भी बढ़ा रहे हैं। तो भैया इस मुल्क में बचा कौन? तो ये जो सीन है ना,
इस सीन में बीजेपी को कुछ और फार्मूला लाना पड़ेगा। ये चलते पड़ते डायलॉग जुमले से नहीं चलेगा। मुझे बहुत दुख होता है ये जान के, जब दलितों के साथ कुछ ऐसा होता है, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। मन से माफ नहीं करूंगा करने से काम नहीं चलेगा। बगल में बैठ के खाना खाने से काम नहीं चलेगा। अब ठोस कुछ करके देना पड़ेगा। और यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप इसको अच्छा माने या बुरा माने, बहुत सारे लोगों के सुनने में बुरा लगता है कि जनता को कुछ वेलफेयर के नाम पे दिया जा रहा है। वेलफेयर स्टेट लोगों को मिल रही है इस देश में, वो उनको खराब लगता है, वो उसको खैरात ये सब कहते हैं। लेकिन सच ये है कि ये लोकतंत्र कहीं ना कहीं सिस्टम को, सरकार को मजबूर करता है कि इतना हिस्सा आम जनता को जरूर दे दें जिसके ना होने पर वो गला दबाने को उतारू हो जाएगी, प्राण की प्यासी हो जाएगी। खूंखार कुत्ता बैठा हुआ सामने, समझ लो इन लोगों के लिए तो हम सब कुत्ते ही। बैठा हुआ है सामने, अगर बीच बीच में टुकड़ा नहीं डालेंगे तो थाली उठा के ले जाएगा। यही इनका डर है और इसीलिए ये रोटी डालते रहते हैं, टुकड़े डालते रहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि ये जो राजनीति है कहाँ जाने वाली है। पहली चीज, इसका सामाजिक प्रभाव क्या होने वाला है ये भी स्पष्ट है। और उससे भी ज्यादा एक चीज स्पष्ट है कि इस देश में चलती है तो वेलफेयर स्टेट चलती है, कोई माने या ना माने। केजरीवाल ने बिजली, पानी, मुफ्त बिजली, बिल हाफ, पानी माफ, मोहल्ला क्लिनिक, सेहत, ऐसा एक, वो अस्पतालों में फ्री इलाज, ऐसा एक ट्रेंड सेट किया है कि कांग्रेस के जमाने से चला आ रहा था, लेकिन उसको इतना स्पष्ट तरीके से सेट किया है। भैया अस्पताल में होता हुआ सरकारी अस्पताल में इलाज कौन जाता है, लेकिन अगर मेरे मोहल्ले में आसपास में एक छोटा सा क्लिनिक है, मेरे को बीपी बढ़ा हुआ लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं चला जाऊंगा, वहां पे एक एमबीबीएस डॉक्टर बैठा होगा, जरूरी हुआ तो जांच भी कर देगा, नहीं तो 2 गोली दे देगा, आ जाऊंगा। वरना ऐसी काम के लिए मुझे 1000-2000 देने पड़ते थे। तो ये जो चीजें हैं, ये जो वेलफेयर स्टेट है, ये भारत के लोकतंत्र की जान है, जन कल्याण। और जन कल्याण के बगैर अब किसी भी पार्टी का कल्याण नहीं हो सकता, ये भी स्पष्ट हो गया है। और जैसे जैसे पार्टियां जन कल्याण करती हैं, अमेरिका को मिर्ची लगती है उधर, क्योंकि जो कैपिटलिज्म है वो कहता है कि सारा कल्याण बंद कर दो, सिर्फ पूंजीपतियों का कल्याण करो, अडानी जी अंबानी जी पे ध्यान दो आप। लेकिन भारत का लोकतंत्र घसीट घसीट के वहीं लेके आता है और अब फिर वही होने वाला है। आप जो राष्ट्रीय गौरव के नाम पर सरकार का मुरीद बनाने में लोगों को लगे हुए थे, सब कुछ छोड़कर, अब वो आपका बिखर जाएगा और जनहित की असली बात होगी। और ये मामला सिर्फ ये आरक्षण और जातियों के बंटवारे तक नहीं रुकेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे करके जब लोगों को एहसास होगा कि एक रोटी दिए भैया, ऐसे तो हमारा काम ही नहीं चल रहा है, तो कहेंगे और लाओ, और वो स्थिति बनने वाली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।